ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी से क्या समझते हैं आप लोग? नाम सुना होगा। आज के टाइम में तो मुझे लगता है करंट समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बायोडायवर्सिटी। पूरी दुनिया में इसका इस समय महत्व है। क्या समझते हैं इससे? पढ़ चुके हैं एक बार। तुम लोग जो पीछे बैठे हो, आ जाओ आगे आ जाओ। वहाँ कोने में क्यों बैठे हो? हवा लेना? यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बीच में जहाँ फैल रहा ना, यहाँ कैसे मान लीजिए कि कोई ये क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जैव यानी कि ऐसी चीजें जिनमें जीवन हो, जैविक हो, तो ऐसी चीजें जिनमें जीवन हो, जिनमें लाइफ हो, तो उनकी विविधता यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक दिखने में ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, छठा ऐसा। ये एक वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं, दो वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कितनी उनकी विविधता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, वो ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है ना। जैसे यहाँ से आप चले, हरदोई से चलना शुरू हुए, हरदोई से पहुंचे आप कहाँ? वेस्ट बंगाल पहुंचे। तो वेस्ट बंगाल पहुंचने में आपको न केवल पौधों की, फसलों की, क्लाइमेट की विविधता दिखेगी, आपको ह्यूमन की भी विविधता दिखने लगेगी, है ना। उसके कलर की, उसके बालों की, है ना, उसकी कदकाठी की, हर चीज की विविधता दिखने लगेगी। तो ऐसी ही विविधता जब हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलती है तो वहाँ जैव विविधता ज्यादा होगी, जहाँ कम होगी वहाँ कम होगी, नहीं तो अंतर होगा। विविधता तो हर जगह है। जैसे साइलेंट वैली का नाम सुना होगा सबने। साइलेंट वैली में विविधता ज्यादा है, बहुत हाई लेवल की है। और एक दूसरा हमारे यहाँ जो नेशनल पार्क है यहाँ बना हुआ, इसमें पीलीभीत में, उसमें जैव विविधता कम है। पीलीभीत में कौन सा है? रुब्बा नेशनल पार्क लखीमपुर में। तो वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ क्या है? बायोडायवर्सिटी बहुत कम है। पेड़ पौधे, जंगली जानवर आदि बहुत सारी चीजें हमें बहुत कम देखने को मिलेगी। उसके अपोजिट जब आप कहाँ पहुंचेंगे? जिम कार्बोट में, वहां आपको विविधता ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा और साउथ में पहुंच जाएंगे, वहां विविधता ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ये क्या है? जैव विविधता के मिलने के तरीके हैं कि कहाँ कहाँ कैसे मिलती है। और इसका जो मिलने का प्रमुख कारण होता है कि किस जगह पर बायोडायवर्सिटी कितनी रहेगी, क्यों इतना हो गई है। उसके लिए जब पिछली बार जब आया था तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बायो पढ़ाया था? बायो में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे। कौन से पॉइंट बताए थे? एक टेम्परेचर, दूसरा क्लाइमेट, मृदा और रेन। ये 3-4 चीजें बताई थी मैंने। यही 3-4 चीजें किसी भी जगह की बायोडायवर्सिटी को भी इम्पैक्ट डालती है। आप ये बताइए, खुद से सोचिए, ये कोई एक नगर है, कोई भी एक नगर है, क्या इस नगर के आसपास के क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी हाई मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती है?
बायोडाइवर्सिटी इसलिए यहाँ हाई मिलेगी, एक तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं। क्या यहाँ की जो मृदा है हम उसका क्या यूज कर रहे हैं, या तो एग्रीकल्चर के रूप में यूज कर रहे हैं, या हम उसका क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर है, जो नगर होता है, उस नगर का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से क्या होगा, हाई होगा। तीसरा, जो इसमें नहीं है तो क्या होगा, जो आप शोर शराबा आता है नगर का, वो भी बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर, उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं कि बायोडाइवर्सिटी किस जगह पर अधिक होगी, किस जगह पर कम होगी, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखने हैं पॉइंट। इसके बाद आपका इसी में आता है हालांकि ये सब पहले बड़ा पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन बार बार आपको पढ़ना है, रिविजन हो रहा है। जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको बचाए रखने के लिए हम कई प्रकार के कार्य करते हैं, है ना। उसमें शासन अपने स्तर से कई प्रकार के प्रोग्राम तय करता है। तो आपने देखा होगा, नाम सुने होंगे, कहीं नाम सुना होगा नेशनल पार्क, कहीं बायोस्फीयर रिजर्व होगा, है ना, कहीं आपका नेशनल पार्क हो गया, बायो रिजर्व हो गया, और एक और होता है जीव मंडल एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो ये सब चीजें हमने क्यों बना रखी है, इनका उद्देश्य क्या था बनाने का, इनका उद्देश्य था कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, संरक्षण करना। अगर हम उसको संरक्षण ना करें तो क्या होगा, सब जगह आदमी मकान बना लेगा, सब जगह एग्रीकल्चर का काम करना शुरू कर देगा, करेगा नहीं करेगा। तो इन सबको संरक्षित करने के उद्देश्य से हमने ये सब बनाया। इन सबको जब बनाते हैं तो इनका क्या होता है, इनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी की जा सकती है। बताया था मैंने पिछली बार, कितनों को याद है, क्यों पूछे। बायोस्फीयर रिजर्व के जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके जो पार्ट होते हैं, किसको याद है, क्लास में वो होता है और किसी को पता है,
किसी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी होती है। उसमें मान लीजिए कि पूरा एक एरिया है, इस एरिया में सबसे भीतर वाला पार्ट कौन सा होता है? कोर। उसके बाहर वाला कौन सा होता है? बफर जोन। उसके बाहर वाला ट्रांजिशन जोन या संक्रमण जोन। ये पार्ट होते हैं। अब इस पार्ट में जो कोर वाला हिस्सा होता है, उस कोर हिस्से के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वहां पर जा ही नहीं सकता। और उस कोर में रहेगा कौन? अभी आपने देखा होगा कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, कहाँ, कौन से उसमें गए थे? ऊनो। कहाँ? एमपी। तो वहाँ गए थे, तो उनको क्या, जब जिस एरिया से गए थे निकल के, वहाँ पे कोई टाइगर वगैरह नहीं मिला देखने को, है ना, ऐसा सुनने में मिला था। जो ये कोर एरिया होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का या नेशनल पार्क का, उस कोर एरिया में क्या है कि वहाँ पर जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होती है। ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाए। ठीक। इसके बाद अगला आता है बफर जोन। इस बफर जोन में दो तरीके की एक्टिविटी हो जाती है। कौन सी? एजुकेशनल और दूसरी रिसर्च। ये दो प्रकार की एक्टिविटी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका ट्रांजिशन जोन या संक्रमण जोन। इसमें क्या होगा? ये दोनों तो रहेंगे ही, ई आर। इसके अलावा क्या होगा? कुछ घर भी इसमें बन जाएंगे, और इसके अलावा टूरिज्म को भी आने जाने की, यानी कि अगर आपको कभी जाने का मौका मिलेगा बायोस्फीयर में या नेशनल पार्क में, तो केवल आप अगर अपने ऐसे घूमने फिरने जा रहे हैं तो यहाँ तक जा पाओगे। अगर किसी संस्थान की ओर से जा रहे हैं तो आप यहाँ तक जा पाओगे। लेकिन इसमें केवल वही व्यक्ति जाएगा जो वहाँ पर काम करता होगा। ठीक है। और कोई व्यक्ति नहीं जाता। ठीक है। ये इससे रिलेटेड था। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने बताया था कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, वो क्या काम करता है? वो क्या करेगा? वन्य जीवों को संरक्षण करने का काम करेगा, वन्य जीवों के डेवलपमेंट का भी काम करेगा, और उनसे हम क्या रिसोर्स अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी काम करेगा। रिसोर्स का मतलब यहाँ पर हम रिसोर्स और रिसर्च दोनों को ले सकते हैं। यानी कि ये इस तरीके के काम बायोस्फीयर रिजर्व में किए जाते हैं। संरक्षण की भूमिका में, रिसर्च की भूमिका में, और डेवलपमेंट की भूमिका में। संरक्षण की भूमिका में कैसे? जितने भी वहाँ पर जो वन्य जीव हैं या वनस्पतियाँ हैं उनका संरक्षण करेगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करेगा। शोध के लिए नई इंफॉर्मेशन देगा। हो सकता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हों या कुछ एनिमल्स ऐसे हों जिनका उपयोग हम मेडिसिन में कर रहे हों,
है ना, या उनका किसी प्रकार का कोई अध्ययन कर रहे हो, उस तरीके से हम कर सकते हैं। विकास की भूमिका में क्या हो सकती है पहुंच? विकास की भूमिका में डेवलपमेंट के लिए हम क्या सोच सकते हैं? जुरासिक पार्क का देखा होगा, जो किसी ने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, जो भी आई है ना, एक पार्क बनाया हुआ होता है, उसमें डायनासोर को रखते हैं, इसलिए रखते हैं बाहर से लोग आए तो देखें, मतलब वो ऐसा कवर रहता है कि उसमें कोई हमला नहीं करेगा। देखा नहीं है? जुरासिक पार्क करके आई है मूवी, देखी नहीं है? देखी, किसने देखी है? देखी है ना? तो उसमें क्या है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? रिसर्च का काम कर रहे हैं और साथ में टूरिज्म का काम कर रहे हैं। टूरिज्म से हम क्या कर रहे हैं? टूरिज्म को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसका? वहां से पैसा पैदा कर रहे हैं, उस पैसे का यूज करेंगे कहाँ? अपने विकास में। तो इस तरीके से वहां डेवलपमेंट के रूप में ही काम करेगा, भूमि संरक्षण का काम करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में ऐसे क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये होता है, और कोई? ठीक है, और कोई? ऐसा जो सोच है उसको कंफ्यूज करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करें करें। विकास करना। ठीक है, और कोई? अरे तो इतना बता दिया इन लोगों ने, बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं जानते? सस्टेन यानी कि निरंतर, बनाए रखें क्या? चीज़ों को, यानी कि ऐसा विकास करें जो इम्बैलेंस पैदा ना करे, जो हमारी भविष्य की पीढ़ियों को ये ना महसूस हो या उन्हें ऐसा ना हम छोड़े कि उनके पास कुछ बचे ही नहीं कुछ यूज करने के लिए। ऐसा डेवलपमेंट कि किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। हमने घर तो बना लिया, 1000 पेड़ काट डाले तो वो क्या होगा? नुकसानदायक होगा। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो सतत पोषणीय हो, सबको एक समान रूप से बनाए रखे। जैसे क्या कहा जाता है? 33% हमको क्या चाहिए? वन चाहिए। तो वो 33% वन कैसे मिलेगा? जनसंख्या तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है ना। हम क्या करेंगे? काटते चले जाएंगे वनों को, तो वन कैसे मिलेगा? इन्हीं चीजों से मिलेगा जो हमने ये रिजर्व कर रखा। अगर हम इन रिजर्व क्षेत्रों को भी फ्री छोड़ देंगे तो क्या करेगा इंसान? सब जगह पर क्या करेगा? डेवलपमेंट के नाम पे काट काट कर देगा। और हमें अपने जीवन के लिए जो पानी चाहिए, पीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए, वो भी मिलेगी नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को लागू करके इनका संरक्षण करते हैं ताकि लोगों के जीवन बचा रहे। ठीक है? बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहला यूज किसने किया? रोजेन ने। अगर रोजेन नहीं है आपके सवाल में लिखा हुआ तो क्या होगा उत्तर? देखो ये सवाल हैं जो आते हैं और जो गलत होते हैं, तो इन शब्दों को, इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल सही कर लेना। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है सर्वप्रथम जब देने की बात की जाएगी, ठीक है, लेकिन
सर्वप्रथम पूर्णतः टेक्निकली रूप से जिसने शब्द का इस्तेमाल किया जब से इस पे काम शुरू हुआ वो कौन है? यू विल्सन। सवाल आते हैं बहुत। और अब एक चीज और है, मान लीजिए कि आपके उत्तर में दोनों ही ऑप्शन है, एक नंबर ये है, दो नंबर ये, तीन को पूछोगे, चार को पूछोगे, तो क्या करोगे? क्या कौन सा सही लगाओगे? यू विल्सन तभी लगेगा जब रोजेन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जैव विविधता में जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें वैसे तो कई चीज़ें वो भी हैं जो आपको मुझे लगता नहीं आती है, ऐसे खास जरूरी नहीं है, लेकिन जो जानना है वो महत्वपूर्ण है आपको कि जैव विविधता का विभाजन। हल्का मोटा मोटा बता ही चुका हूँ कि विभाजन हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? अत्यधिक वाले, अधिक वाले, कम वाले और न्यू, इस तरीके से हम इसका विभाजन करते हैं, चार भागों में विभाजित कर लेते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरे अधिक जैव विविधता के अंतर्गत, फिर कम के और न्यून के, चार कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। इन चार कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये आपको बताऊंगा। अत्यधिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें? आईएएस में आया हुआ सवाल है? देखो इधर मैप की तरफ ध्यान दो। अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी खुद बताओ। मैं अभी शुरू में आते मैंने बताया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रिवीजन क्लास है तो उसके हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेशन करो, आपस में बातचीत करो, खाली सुनने के लिए ही बताया करो, अपना दिमाग लगाओ ना। तो इतने दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, कहाँ होगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बताया, सीएसएम में पढ़ते हो इस क्लास में, सेकंड में आ गए। ज्योग्राफी है तुम्हारा। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी? वो होगी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। क्यों होगी? अगला सवाल, क्यों होगी? ये नहीं देंगे उत्तर, कोई और देगा? कौन बोले? ज्यादा बारिश होगी इसलिए। अच्छा ठीक है, दूसरा पॉइंट सुन लो। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रेनफॉल होगी, इसलिए यहाँ पर होगा। आप लोगों को पता है कि अधिकतम टेम्परेचर कहाँ होता है? क्या यहाँ होता है या यहाँ होता है? कहाँ होता है? विश्व में अधिकतम टेम्परेचर कहाँ मिलता है? विषुवत रेखा पर है? सही बात है।
विश्व में, पूरे विश्व में अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं मिलता है। अधिकतम तापमान कहाँ मिलता? ऊपर के अक्षांश में मिलता है। कहाँ? जो 23 के आसपास के होंगे। क्यों? उसका कारण है, क्या कारण है? बादल से ढके रहते हैं तो उसका कारण है कि अधिकतर तापमान नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन गर्मी सबसे ज़्यादा यहाँ मिलती है। अरे फिरती एक दिन जब बारिश होगी तो टेम्परेचर अधिकतम कैसे मिलेगा? विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में तो प्रत्येक दिन बारिश होती है ना, 12 बजे के बाद। टेम्परेचर कैसे मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? ऊपर के क्षेत्रों में मिलेगा। अब दूसरा सवाल, पूरी दुनिया में सबसे अधिकतम टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है? जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है, कहाँ? क्या है नाम बताओ? पाकिस्तान वाला नाम बताओ। अल जिजिया जो था ना, वो था पहले, अब बदल गया। अब पाकिस्तान का कोई प्लेस है जहाँ पर अधिकतम तापमान मिलता है। ठीक है, बात जो चल रही थी हमारी, सुनो उसको। हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी के जो क्षेत्र हैं वो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है ना। चाहे आप अमेज़न का जंगल देख लीजिए, चाहे आप केरला ले लीजिए, चाहे आप ये पूरी लाइन जो विषुवत रेखा के से गुजर के जा रही है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है वर्षा अधिक होना, गर्मी ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जीवन है उसमें क्या होगा? ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, जीवन ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ ज़्यादा पैदा होते हैं। जब आप पढ़ते होंगे कभी, आपने सुना होगा कि अपने यहाँ एशिया वाले हिस्से में जन्म दर भी ज़्यादा मिलती है ना, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? इसी क्षेत्र में है। तो ये उसका महत्वपूर्ण कारण है, ऊपर तो नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे आपकी जनसंख्या भी कम होगी। तो वो जनसंख्या केवल ह्यूमन की ही नहीं, हर चीज़ की जनसंख्या में अंतर है, पेड़ पौधे जानवर सब चीज़ में, क्योंकि फर्टिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है ना, ठंडक वाले क्षेत्र है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी के लिए जो अत्यधिक वाले हैं वो है हमारे 0 डिग्री से लेके 25 डिग्री या 23.5 की कर सकते हैं नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ। ये वाले क्षेत्र हैं जहाँ अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब एक दूसरा और पॉइंट, ये तो मैंने एक पॉइंट इसका बताया। दूसरा पॉइंट ये मुझे बताइए, आप लोग बताएंगे। ये एक पर्वत है, इस पर्वत पर बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा होगी? नीचे जिस साइड पर बारिश ज्यादा हो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। जो वृष्टि वर्षा वाला क्षेत्र है, मान लो कि बारिश नहीं होगी। अब मुझे इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बताओ कहाँ ज्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी? 3 पॉइंट दे रहा हूँ, कली में, मध्य में, यहाँ सभी सोचो, दिमाग लगाओ। नीचे होगा, इनका कहना नीचे होगा। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला ऊपर, उनका कहना ऊपर, आपका कहना ऊपर, और बताओ बीच वाला नहीं है कोई भी? ऊपर क्यों होगी? हैं? सवाना पर्वत, ये पर्वत की बात कर रहा हूँ, माउंटेन है ये सब। वो पर्वत, वो मैदान जो है वो तो मैदान में है। सवाना घास, सवाना कहाँ है? कहाँ से आ रहे?
हाँ एक और इधर से, हाँ तुम बताओ, बुक में कहीं पढ़ा है, कहाँ होगी तो है बंदे में। देखो बारिश हो रही है, चोटी भी तो होनी नहीं, दूसरी बात बर्फ से ढकी होगी, जब बर्फ से ढकी होगी तो चोटी पे कहाँ से कौन सी बायोडाइवर्सिटी लोगे, वहाँ तो जीवन ही नहीं है। ठीक, तो ये सब बिल्कुल ही गलत है। मध्य में जो पानी उठने वाली कंडीशन है वो नहीं होगा, मध्य नहीं होगी। लेकिन तली में, एकदम तली में भी नहीं होगी, जो ये घाटी वाला क्षेत्र रहेगा, ये इस जगह पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। आईएएस का सवाल है ही आया हुआ। तो बायोडायवर्सिटी का मिलने का, जब हम पर्वतों पर जाएंगे तो वो निचले हिस्सों में मिलेगी ज़्यादा, ना कि ऊपरी और मध्य में। ठीक है, उसके दो कारण हैं, एक तो बारिश की मात्रा और दूसरा ऊपर जाने पे ठंड बढ़ जाएगी। तो ठंड बढ़ जाएगी तो अपने आप ही उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दांत लगाया है, अब में आ जाओ अपने क्लास में, अब की क्लास में आ जाओ, अब की क्लास में समझ गए। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नंबर पर आता है आपका अधिक वाले। तो अधिक वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन से होंगे, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो, ये क्षेत्र है, ये कैसा हो गया अत्यधिक वाला, इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र होंगे वो किसमें आ जाएंगे, अधिक वाले में। यानी कि 20 डिग्री से लेकर 30-35 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है वो अधिक बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसमें कौन कौन देश आ सकते हैं, इतनी देर क्यों लगाते, फटाफट ना बोले बोले, कौन कौन से देश आएंगे, भारत आएगा नहीं आएगा, भारत आएगा, बोलते नहीं हो, भारत आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो नहीं आ रही है लाल वाली है, नहीं आ रही, कितना अक्षांशीय विस्तार बताओ, 8 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको 20-30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास तक का हिस्सा इसमें रहेगा। तो भारत तो इंक्लूड हो गया ना, भारत दोनों में रहता है, उस वाले में भी रहता है, इसमें भी रहता है। भारत तो ऐसा विविधतापूर्ण देश है, हर जगह रहता है। यहाँ क्या मिलेगी, यहाँ टुंड्रा वाली भी मिल जाएगी आपको, टेरा वाली भी मिलेगी, हिमालय में चढ़ जाओगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये वाले पॉइंट्स रहेंगे। और जितने भी मानसूनी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएंगे, जितने भी आपके खास वाले मैदान है वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अभी ये वाला जो चल रहा था, ये वाला पॉइंट, इसी में एक पॉइंट और है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, तो देखिए
प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? ये तो हो गया था मुंसिपलिटी वाला। जो प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं समुद्री क्षेत्रों में, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति भी जैसे आपके उष्णकटिबंध वन है, उसी तरीके से समुद्र के भीतर आपको बहुत सारी प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलेंगी जो समुद्री वनों के रूप में भी जानी जाती है ना। तो वो भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। वहाँ का क्या है, वहाँ पौधों की डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ कैसी डाइवर्सिटी होगी, उसके अंदर जो जीव जंतु मछली हैं और कुछ पौधे भी हैं, है ना। वो वाली उस तरीके की प्रवाल भित्तियाँ जहाँ जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पर इस तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ, बैकलैंड। बैकलैंड ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कैसे क्षेत्र होते हैं, बैक मतलब गीला, यानी कि थोड़ा सा गीला क्षेत्र है। जैसे आपका यहाँ कौन सा है, हरदोई में सांडी पक्षी विहार वेटलैंड जैसा है। ठीक है, या और भी कहीं जाएंगे आप, हरदोई से जाते होंगे, निकलते होंगे, तो सड़क के दोनों ओर देखते होंगे कि हमेशा पानी भरा रहता है, सूखता नहीं है कभी भी। वो सब किस में आएंगे, बैकलैंड में आएंगे। आप वहाँ चले जाएंगे कभी ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र, वहाँ चले जाएंगे, बहुत बैकलैंड मिलेंगे आपको, है ना। तो ऐसे बैकलैंड क्षेत्र में भी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। सांडी गए हो ना पक्षी विहार में, आपने देखी होंगी वहाँ कई प्रकार की चिड़ियाएँ मिलती है ना। देखिए अब तो कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत रहती थी यहाँ। तो ये सब भी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, पहले वाले के अंतर्गत आते हैं। दूसरे वाले के अंतर्गत जो आएंगे आपके मानसूनी प्रदेश के क्षेत्र जितने भी हैं, जितने भी ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड मैंने कई बार बताया, अब तो रख रहे होंगे। कभी पूछेंगे मुझसे, तुम बताओ सारे ग्रासलैंड के नाम सुना दो, जल्दी से खड़े होगा, जल्दी करो। देख भाई, अरे ये मत करो। कौन सुनाना चाहता है, इच्छुक कौन है, वॉलंटियर। क्यों भूल जाते हो भाई, ये बताइए कहाँ गई, बताओ। ये और तुम्हारे पास वाली है, तब तो रेगुलर क्लास में आने वाले हो, बताओ। ऐसे कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, इस चीज़ को समझ लो। इसे तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, तुमको याद होगा। ठीक, देखो उसको सब याद। आप लोग ऐसे डर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, अधिक वाले हो गए, कम वाले। जो आपका ये वाला क्षेत्र है 60 से 80 के बीच में, ये कम के अंतर्गत आ जाएगा। न्यून वाला जो आपका ये ध्रुव वाला क्षेत्र है, ये न्यून वाले में आ जाएगा। इसमें बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी। क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलता है, केवल एल्गी मिलती है, काई। या एक दो क्या मिलेंगे, पोलर बियर मिलेंगे। सफेद भालू जो होता है, ध्रुवीय भालू, देखा होगा, देखा है, बस यही मिलेगी, मिलेगी, ये चीजें यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी में जब हम बात करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल होता है हॉटस्पॉट। क्या होता है हॉटस्पॉट, क्या है, जहाँ पे जैव विविधता और दूसरे क्षेत्रों में अपेक्षा ज़्यादा है। और क्या होती है, और
भाई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मिल रही है और बहुत ही कैसी है, सेंसिटिव है, ऐसे क्षेत्रों को हम हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है वैसा वो समझ लेना, ये हॉटस्पॉट अलग है, ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत सारे हॉटस्पॉट भारत में भी हैं। भारत में जो नया क्लासिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एशिया वाले हिस्से को जोड़ते हुए 4 कर दिए। वैसे प्योरली भारत में 2 हैं, पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग सब सुन ही चुके हो, मैंने सुना है, जैसे वो लाया तो याद क्यों नहीं रखते हो? ये मैं तो जब भी आ रहा हूँ यही क्लास पढ़ा रहा हूँ, कभी पर्यावरण पढ़ाता हूँ, कभी बायोडाइवर्सिटी, कभी बायो पढ़ाता हूँ, उसमें सब मैं यही पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, तो इतनी बार पढ़ाता हूँ कि मुझे ही याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते पूरा, और लेकिन आप लोगों को याद नहीं हुआ। क्यों? ये तो दोनों नए हो तो बचोगे नहीं, अगली बार फिर यही पढ़ाऊंगा, जब नई क्लासेस शुरू होंगी फिर से यही पढ़ना है। कितने हॉट स्पॉट हैं भारत में हैं? वैसे अब जो नया रिसेंटली आया है अध्ययन, उसमें 4 कर दिए गए, 4 में, जिसमें एक श्रीलंका के साथ में और एक बर्मा के साथ में, म्यांमार के साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन प्योरली भारत में एक वो है, कौन सा? पश्चिमी घाट, दूसरा उत्तरी पूर्वी हिमालय। ठीक है, इस 2 के अलावा जो बढ़ा दिए गए हैं 3 और 4, वो भी आप डाल लीजिए। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र और दूसरा सुंदालैंड। ये बढ़ा के 4 हो गए और इसको कौन से आप लोग देखना चाहे तो जी, है ना, कौन से महत्वपूर्ण है आपके लिए, पहले नहीं लिखवाए थे, तो नोट कर लीजिए। हेडिंग डालें हॉटस्पॉट, हेडिंग डालें हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट लिखे ये लिख लीजिए 4 लिखने के बाद देखिए हॉटस्पॉट की विशेषताएं, ये है हॉटस्पॉट की विशेषताएं। पहला पॉइंट, स्थानीय जातियों की अधिकता, पॉइंट्स में लिखना केवल स्थानीय जातियों की विविधता। दूसरा पॉइंट, जीव जातियों के ऊपर निरंतर संकट बना हो, ये पॉइंट उन्होंने बताया। ठीक है, अगला पॉइंट, जातियों के आवास का संकट बना हो। अगला पॉइंट, कम से कम 1500 स्थानीय संघनी पौधे उपलब्ध हो, कम से कम 1500 स्थानीय पौधे, तो यानी कि 1500 की वैरायटी तो होनी चाहिए मिनिमम। अगला पॉइंट,
70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है। ठीक है, ये पॉइंट है। ये व्यक्ति था जिसने नॉर्मन मेयर, जिसने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का इस्तेमाल किया था। सवाल आता है अब अगला पॉइंट आता है आपका कि बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व। और बताने का इच्छुक है बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस। एक एक पॉइंट बताओ खुद से, क्यों होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी? एग्जिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, और मेडिसिनल वैल्यू है, और श्रृंखला है उसको मेंटेन करने के लिए, और फॉर रिसर्च पर्पस। और जो बिल्कुल नहीं बोल रहे वो भी बोल लो। और भी बहुत सारे कौन से रिसर्च हो गया, सब हो गए? रिसर्च हो गया। हाँ, रिसर्च हो गया। आर्थिक महत्व नहीं है, फिर आर्थिक महत्व भी तो है। पैसा नहीं देते हो है? अरे एक एक इतना महंगा पदार्थ बनाते हो, मेडिसिन का या कुछ और यूज का, वो तो कहाँ से मिलता है? अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेडिसिनल में आपको पता भी नहीं है, वो मार्केट में होगी भी। पर्यटन में नहीं है, पर्यटन में भी पर्यटन में है, जहाँ हम जाते भी नहीं हैं, जानकारी भी नहीं है हमें, इतनी हाई प्रोफाइल लेवल का यूज किया जा रहा है आर्थिक रूप से। कल्चरली सांस्कृतिक महत्व क्योंकि हमारे पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है, तो उसको सॉफ्ट पावर के लिए मतलब दूसरे देश में नहीं, मतलब सॉफ्ट पावर मतलब यूज करते हुए दूसरे देश से सामान मिलना। जैसे कि अभी नेशनल पार्क में जो चीता लाए गए हैं, तो सब कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस देश से हमारे भारत और इंडिया से अच्छे ये भी कैसे तो सांस्कृतिक नहीं कहेंगे, मतलब आर्थिक ही आएगा, वो आर्थिक और राजनीतिक संबंध सारे बहुत ज़्यादातर वही हैं।
सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें, एजुकेशनल और रिसर्च भी इसी में करूँ। ठीक है, आर्थिक इम्पोर्टेंस है, मेडिसिनल, और मैं पहले ही बता चुका हूँ यूएसए की जो दवाएं होती हैं लगभग 60% वनस्पतियों का आधारित है ना। 60% दवाएं वो केवल वनस्पतियों का तरक यूज करके बनाता है। तो पूरा होम्योपैथी तो पूरा ही इस पे टिका हुआ, होम्योपैथी तो 100% इससे है, वनस्पतियों के आधार पर तो बना हुआ है। आयुर्वेद पूरा कैसे है, वनस्पतियों के आधार पर। और इंग्लिश वाला जो हम जैसा कहते हैं एलोपैथ, वो भी 60% हम उसके कोर को इस्तेमाल करके यानी कि अर्क को यूज करके ही बनाते हैं। वहाँ बस अंतर इतना आ जाता है, वहाँ अंतर इतना आ जाता है, होम्योपैथ में हम किसका यूज करते हैं, केवल पेड़ पौधों का, और वहाँ यूज किसका कर रहे हैं, जानवरों का भी कर रहे हैं। जानवरों की हड्डियों से, उनकी मांस से निकाल के उनका यूज करते हैं मेडिसिन में, है ना। जो देखा होगा जो बिच्छू होता है, बिच्छू का जो जहर होता है ना, वो भी किसी मेडिसिन के रूप में बहुत महंगा बिकता है, यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम, इसका आर्थिक महत्व है, अगर ये ना होगा, और सबसे बड़ा महत्व तो यही है, ये ना होगा तो फिर हम ही नहीं होंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हम होंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जीवन को बचाए रखने के लिए सबसे बड़ा महत्व है। आराम से 50-100% आराम से 250% ले सकते हो इसी से, ठीक है। इसी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत और भी बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, फैक्ट है, फैक्ट। वो फैक्ट जो है, मैं अभी तो क्लास चलेगी, कल की जब मेरी क्लास होगी तो उसमें केवल मैं फैक्ट लिखवाऊंगा आपको कि ये सवाल आ सकता है ना। आज केवल एक्सप्लेनेशन वाला बता रहा हूँ। अब जैव विविधता के अंतर्गत आता है कि कैसे संकटग्रस्त जीव कौन कौन से हैं, जिनके या संकटग्रस्त का होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। कुछ ज़्यादा संकट वाले हैं, कुछ कम संकट वाले हैं, किसी को बिल्कुल नहीं है। जैसे यूके एक्सेस है, जीव नहीं लेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, पादप में आ जाएगा। तो यूके एक्सेस तो इतना बेहतर किस्म का है, कहीं फिर को जिंदा होकर चला आएगा, वो अपना नीचे से क्या लेता रहता है, पानी की पूर्ति करता रहता है, लेकिन और तो पौधे नहीं चलते ना, उनको तो वाटर चाहिए। तो ऐसे क्या क्राइटेरिया है कि इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत हम संकटग्रस्त इसको बना देते हैं, रख देते हैं, तो वो सब आपको जानना होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आती है लाल सूची, रेड बुक। तो वो कौन सी है, तो क्या क्राइटेरिया है, किसी को पता है, किसी को पता है, बताओ किन किन क्राइटेरिया में बांटते हैं। 8 टोटल 9 क्राइटेरिया है जिनमें हम इनका डिवीजन करते हैं, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया नोट कर लीजिए। नंबर 1 विलुप्त, नंबर 2 जो विलुप्त हो चुके हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है जैसे कि कोई प्रजाति को मतलब गाय हो गई, और मतलब कितने दिन से गाय, मतलब क्या क्या कैटेगरी होगा, कितना डेज होगा, 1 साल होगा, तब उसको पहले नोट कर लो सब, उसके बाद इसके सबके क्राइटेरिया लिखवा दो। पहला है विलुप्त, फिर दूसरा आता है
वनों से विलुप्त, यानी कि एक तो पूरा ही विलुप्त हो गया, एक वनों से विलुप्त हो गया। तीसरा है अति संकटग्रस्त, चौथा है संकटग्रस्त, पांचवा है संवेदनशील। 1/1 लिख रहे हैं ना, जहां विलुप्त है उसके आगे लिखी लो, बात आप लिखते चलो। विलुप्त लिखो, विगत 50 सालों से जो नहीं दिखता है वो विलुप्त हो जाता है। एक आपका नाम भी लिखवा दूं, नाम भी विलुप्त वाले में डायनासोर लिख लो। डोडो, डोडो का नाम सुना है, देखा है कभी? नहीं देखा? जब एक्सटेंड हो गई तो कैसे दिखेगी? जब एक्सटेंड ही हो गई तो कैसे दिखेगी? उसको दिखाते हैं टीवी पे। अच्छा हाँ, देखा है जी। कैसा होता है? पक्षी होता है। डोडो ऐसा है जैसे तुम हो, डोडो ऐसा होता है जैसे तुम है। हाँ। जैसे कोई सवाल पूछेंगे तो डोडो भी क्या करता है, जब वो होता है टहल रहा होता है, जैसे किसी को देखता है तो अपना सिर जो गर्दन रेत में घुसा देता था ऐसे करके अंदर को, तो लोग ढूंढो। ठीक है, तो अब तो विलुप्त हो चुका है, तो इसलिए विलुप्त ना हो इसलिए अपना गर्दन सीधी रखो, नहीं तो विलुप्त हो जाओगे, तुम्हारे आस पड़ोस वाले निकल के पहुंच जाएंगे। कोई नेट जेआरएफ कर लेगा, कोई पीएचडी कर लेगा, कोई किसी आबकारी में पहुंच जाएगा, है ना, कोई कहाँ पहुंच जाएगा, इनकम टैक्स में पहुंच जाएगा, अरविंद केजरीवाल जैसी जगह को पकड़ लेगा। तो पहुंचना नहीं पहुंचना है आप लोगों को। इतनी बढ़िया पोस्ट होती है ये एसएससी वाली, आबकारी निरीक्षक हुआ, इनकम टैक्स हुआ, कस्टम हुआ, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है ना। पोस्ट तो मतलब इनकी जो वैल्यू है, इनके जो डिपार्टमेंट होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। सिविल सर्विसेज तो है ही और सबसे बेहतर, लेकिन इसके अलावा भी ये तो है नहीं यही मिल जाए, इसके अलावा भी तो कुछ भी मिल सकता है ना। ज़्यादा हमको ही मिल गया, हमको ये मिल गया, हम कौन सा इधर आना चाहते थे। तो रास्ते तो खुले रहते हैं, तो रास्ता खुला रखना, कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। अच्छे अच्छे विभाग हैं, बहुत नौकरियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, जब उसमें जाओगे तो देखोगे। खासकर आप ये समझिए कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी मिल जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी से बहुत बेहतर होती है। कैसे? फैसिलिटीज़ के मामले में वहाँ जो सुविधाएं दी जाएंगी वो बहुत बेहतर होती है। ना तो आपको सैलरी का दिक्कत रहता है, हमेशा कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई बाबूगिरी नहीं होती है कि भैया जाओ तब वो सैलरी पास करेगा, है कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक चलता है। डिपार्टमेंट देखिए उनके बने हुए अच्छे होते हैं, ऑफिस अच्छे होते हैं, जैसे प्राइवेट होते हैं वैसे होते हैं। आप में से कोई आगे चल के केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनेगा, और कोई बन जाएगा बेसिक में, दोनों में अंतर देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा फैसिलिटीज़ के मामले में, है ना। तो मेहनत करते रहिए, कब आप कहाँ निकल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, इंटर नहीं रहे। इसमें लिख लो डोडो, इनके नाम बताऊंगा जिन्हें आप जानते होंगे। लाल तोता, ब्लू बक, ब्लू बक, अंटार्कटिका भेड़िया, ये सब गायब हो गए। दूसरा आता है आपका
आपका वनों से विलुप्त वाले कैटेगरी में वो आते हैं ऐसे जो पिछले पिछले 25 सालों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जा रही है, लेकिन चिड़ियाघर वगैरह में मिल जाती है घूमने वालों। जैसे गोरिल्ला है, गोरिल्ला वैसे नहीं मिलता है, वो चिड़ियाघर में देखने को मिल जाता है ना। अगला है आपका अति संकटग्रस्त। अति संकटग्रस्त में आते हैं ऐसी प्रजातियां जो पिछले 10 साल में 90% तक की कमी, पिछले 10 साल में 90% तक की कमी दर्ज की गई है। जैसे जंगली उल्लू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा साग ये सवाल पूछ लेता है, देता है वहां पर लिखने का साग, गंगा साग। साइबेरियन क्रेन पहले देखे होंगे आपने, अपने यहाँ भी यूपी में भी और उस तरह की सर्दी वाले में साइबेरियन क्रेन आते थे नहीं आते थे सर्दियों में, अब नहीं मिलते, वो भी क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। हिमालयन बटेर, भारतीय चीता, हिमालयन बटेर भारतीय चीता इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो पिछले 10 साल से 70% तक की कमी हुई हो। जैसे गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, एशियाई शेर, आदि। अगला आता है संवेदनशील प्रजातियां। संवेदनशील 5वां नंबर, ऐसी प्रजातियां जिनमें 10 साल से 50% तक कम हो चुकी है पिछले 10 सालों में। जैसे एक सींग वाला गेंडा देखा है किसी ने? एक सींग वाला गेंडा देखा है? देखा गोल से करते तो आप लोग एम में भी है तो मिलता आपको देखने, देखोगे तो देखने में बड़ा गंदा सा लगता है। एक सींग वाला गेंडा, चीता, और समुद्री गाय, तो कीवी,
नाम लिखना स्लोथ भालू। अच्छा, एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा मैं, बहुत छोटा सा। आप लोगों ने, मैं 3-4 नाम लूँगा। एक तो ले रहे हैं टाइगर, देखा है? सबने देखा है कैसा होता है? देख सुनो, मैं मुझसे पूरा तो बनेगा नहीं, मैं इसका ट्रीटमेंट बना रहा हूँ। ऐसी ऐसी लाइन होती है, क्या है? ठीक है, टाइगर है। और कैसी लाइन तो होती है उसमें। अच्छा ये देख लो, एक मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, लेपर्ड या तेंदुआ, ठीक है। ये टाइगर, लेपर्ड। एक ये ऐसे प्लेन होता है, वो होता है। एक और होता है वो, जिसे हम कहते हैं चीता। चीता, ये क्या बताया था? चीता। चीता देखा है? चीता वो जरूर देखे होंगे। टाइगर ही चीता है। अरे बिल्कुल सही, वो 15 टाइगर हो गया तो यही हो गया। चीता, चीता कौन सा होता है? टाइगर। अरे बताओ भाई। टाइगर बराबर चीता, सही है। कितने लोग इसके पक्ष में हाथ खड़ा करो? चीता अलग स्पीशीज है, वही तो पूछ रहे हैं, कितने लोग इसके बराबर होते हैं? एक ही होते हैं। इंग्लिश हिंदी में अलग अलग नहीं बोलते हैं, चीता अलग ही होता है, ठीक है। इसको देखना जाते हो। ये 5 इस तरीके के होते हैं, इनका नाम ध्यान रखना। कभी चीता और टाइगर एक लाइनें खींचिए तो वही चीता है, ऐसा नहीं है, चीता अलग होता है, ठीक है। अभी तो इसमें क्या लिख पाए? चीता। ये क्या है? विलुप्त होने के कगार पे है। कौन सी वाली कैटेगरी में है? संवेदनशील है। टाइगर थोड़ी ना होता है सब संवेदनशील, नहीं होता है, चीता सही होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगला नंबर है आपका संकटपन्न। ऐसी प्रजातियां जो भविष्य में समाप्त हो सकती है। जैसे ऐसी प्रजातियां जो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी, जैसे भेड़िया, तेंदुआ, लेपर्ड और हिमालयन पहाड़, ये भी चले जाएंगे बेचारे। नेक्स्ट है आपकी संकट मुक्त। ऐसी प्रजातियां जो भविष्य में भी समाप्त नहीं होंगी, बनी रहेंगी, ऐसी बहुत सारी। जैसे कुत्ते जैसे काला हिरण है, भौंकने वाला बंदर है, बंदर जो घूमते रहते हैं ये वाले, जंगली सुअर है, नील गाय है, इतने सालों से देखते आ रहे हैं, जा ही नहीं रही है। और अगली कैटेगरी है आंकड़े अपर्याप्त, 8 नंबर। ऐसे है कि हमको डेटा ही नहीं पता कि वो है या नहीं है, क्या है, मुझे पता था भी कभी, है ना, वो हो गया। और 9th कैटेगरी है, देखिए आंकड़े है ही नहीं। आंकड़े है नहीं और आंकड़े अपर्याप्त, दोनों में अंतर है। अपर्याप्त का मतलब कभी डेटा होगा, लेकिन आज हमारे पास डेटा उनका नहीं है, और आंकड़े उपलब्ध नहीं है, कभी है ही नहीं, थे ही नहीं, हमारे पास डेटा ही नहीं है। नया खोज के निकाल देंगे तो देखेंगे। अभी देखा था एक नया कछुआ, शायद कछुआ या बंदर खोजा गया, क्योंकि इतना बड़ा तेजी का आया था, है ना, कछुआ। हाँ, तो नया खोजा गया, तो ऐसे नहीं खोज होगी तो जुड़ते चले जाएंगे लिस्ट में।
ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके बायोडाइवर्सिटी में जो भी समाप्त होने के कगार पे चीजें हैं वो उनकी लिस्ट है। एक दो पॉइंट छोटे छोटे से लिख लीजिए। IUCN द्वारा रेड डेटा लिस्ट जारी किया गया, जिसमें 1,38,374 1,38,374 प्रजातियों का आकलन किया गया। इनमें से 38,543 प्रजातियां लगभग 30%, 38,543 प्रजातियां लगभग 30% विलुप्त होने की कगार पर है। लगाओ इतनी बड़ी संख्या में विलुप्त होने की कगार पर है। जिनमें से 902 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनको भाई बचाओ सब लोग मिलके। कैसे बचाओगे? बचाने से पहले ये जानो विनाश के कारण क्या है, बताओ। सबसे प्रमुख कारण, बहुत सवाल पूछा जाता है, दोनों का बटावदार। ये सवाल बहुत आता है। सबसे बड़ा कारण कौन सा है जैव विविधता के ह्रास का? आवासों का विनाश करना, आवासों का विनाश सबसे बड़ा कारण है। इनके जो आवास है, रहने की जो जगह है, वो हम खराब कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। इसी उसमें बहुत आता है। ठीक है, दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। उसका क्या करते हैं, मार मार के खा जाते हैं। तीसरा है पोल्यूशन, प्रदूषण। चौथा है बाहरी प्रजातियों का प्रवेश, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश। जैसे मान लो कि एक जगह पर तय है, फिक्स है कि यहाँ पर जो है लेपर्ड ही रहेगा, है ना, और आ गया टाइगर उस जगह पर। टाइगर रहने वालों को था नहीं वहाँ, लेकिन उस जहाँ वो रहता था वहाँ पर क्या था, खाने पीने का सामान मिल नहीं रहा था। तो क्या हुआ, दूसरे के एरिया में पहुँच गए तो क्या करेगा, खा जाएगा। और पहले तो वो बचे हुए थे, उनको खा जाएगा, संकट आ जाएगा उनके ऊपर, है ना। तो उससे क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। और ऐसे ही हो रहा है आजकल। जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बच नहीं रही हैं उनके। जब खाने पीने की चीज़ें नहीं बच रही है तो वो क्या करेंगे, दूसरे के घर में जाएंगे ना खोजने के लिए कि कुछ दो, है ना। ऐसे ही हो रहा है। तो इसी कारण से क्या है, जैव विविधता का ह्रास निरंतर बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए,
बायोडाइवर्सिटी तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है ना, यही नहीं पूरा एनवायरनमेंट। ये किताब आती है परीक्षा वाणी की, तो आप ले सकते हैं, इसकी रिकमेंड कर रहे हैं। मोटी मोटी किताब मत पढ़ना, परीक्षा वाणी की आती है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये किताब ले लेना, 200 रुपये तक की मिलेगी और हुकुम की। तो इस किताब से आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक भी सवाल अगर छूट जाए किसी भी परीक्षा में तो बता दो, एक सवाल नहीं छूटना है, चाहे पीसीएस तक, आईएएस में तो छूटेगा, पीसीएस तक एक सवाल नहीं आपको छूटेगा। पर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, मात्र 2 दिन लगेंगे आपको पढ़ने में, इसको ले लेना। मैंने भी ली थी जब मैं पढ़ता था, मेरे पास आज भी है, तो बल्कि मैंने तो 2 ली रखी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आज ही खरीद के लाया हूँ पढ़ाने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए। मेरे पास जो थी वो तो इतनी छोटी थी। तो इन चीज़ों को करिए, तो मेहनत कर लो, थोड़ा सा मेहनत बहुत कम कर रहे हो आप लोग, आउटपुट नहीं दे रहे हो बिल्कुल। इसीलिए मैं सर से कह के, उनसे कुलदीप सर से कह के केवल खाली क्लास लूँगा टेस्ट की सुनने के लिए, वीडियो बंद करा के, ये देखो क्या पढ़ के आ रहे हो, सारे सब्जेक्ट इतना भी चल रहा है। लिखने वाले में तो कर देते हो, और भी तो कुछ याद रखो, उसको पूछ रहा तो उसका बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, किसी का कोई सवाल, कोई समस्या? मैडम तो आ रही है।